सारथी अखिलेश जीतेंगे उत्तर प्रदेश। मथुरा में आज अखिलेश यादव राहुल गांधी के सारथी बनने जा रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसकी सबको अपेक्षा थी, खास करके गैर बीजेपी दलों और विपक्ष को। और ये इस तस्वीर के सच होने का इंतजार किया जा रहा था। और दोनों दलों के बीच गठबंधन के बाद मथुरा में ये तस्वीर जिंदा होने वाली है। इंडिया वर्सेस एनडीए 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला अब सामने है। और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, यह मुकाबला और आगे बढ़ता जा रहा है। यह भी सवाल उठ रहे हैं कि मायावती जी क्यों नहीं तय कर रही हैं उम्मीदवार? क्या कारण है? क्या अब भी उनके दरवाजे इंडिया के लिए खुले हुए हैं? क्या अब भी कोई उत्तर प्रदेश की सियासत में चौंकाने वाली बात होने वाली है? आइए स्वागत करते हैं संजीव कौशिक जी का, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत करता हूं, आप तमाम दर्शकों का। बड़ा सवाल यही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आसमान थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू हुई है। जो 400 पार का दम्भ ठोक रहे थे, उनके पोषित मीडिया में संजीव कौशिक जी आंकड़े तो गिरते जा रहे हैं। अब वो लोग बीजेपी को 290 पर ला चुके हैं। ताजा जो इंडिया टीवी का सर्वे है, उसमें बीजेपी को 90 सीटें मिलती थी। और इससे पहले एबीपी का सी वोटर का या इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे देख लीजिए। हर सर्वे में बीजेपी की सीटें पिछले बार 303 के मुकाबले घटी हुई दिखाई जा गई हैं। हालांकि 272 के मैजिक फिगर से ऊपर दिखाई जा रही है, ये तो सच है। लेकिन इंडिया की ताकत बढ़ी हुई दिखाई जा रही है, कांग्रेस की ताकत बढ़ती हुई दिखाई जा रही है। लेकिन वास्तव में फिर भी सही तस्वीर नहीं आ रही है संजीव कौशिक जी। एक तो कारण यह है कि इंडिया गठबंधन का स्वरूप अब तय होना शुरू हुआ है। सारे सर्वे आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के बीच गठबंधन से पहले के हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ है, इधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सीट शेयरिंग हुई है, इसके बाद तो तस्वीर बिल्कुल बदलती दिख रही है। और क्या लगता है संजीव कौशिक जी, आज जब अखिलेश यादव रथ संभालेंगे, सारथी बनेंगे राहुल गांधी के, और उस तस्वीर को जिंदा करेंगे जो बिहार में तेजस्वी यादव ने दिखलाई थी, और उसके बाद बिहार का जो हाल है देखिए, जहां तेजस्वी जा रहे हैं, क्या जनता झूम के उमड़ के सामने आ रही है। कल्पना नहीं करती कोई कैसे ऐसी स्थिति होगी। क्या उत्तर प्रदेश में भी हालात इसी किस्म से बदलने वाले हैं, जिसको अभी सर्वेयर देख नहीं पा रहे हैं, या देखना नहीं चाहते हैं, या कुछ समय बाद वो देखेंगे? क्या कहेंगे आप? प्रेम कुमार जी, जो सर्वे दिखा रहे हैं, ये अभी और इसमें तब्दीली और बदलाव आने वाले हैं। वही मीडिया है जो लगातार सरकार के 52 हाथ के लगाव के बारे में चर्चा करते नहीं देखती थी। अब कम से कम वो 52 हाथ घट के धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो 40-35 तक पहुंचा है। ये लगाव और छोटा होने वाला है। सच बात यह है कि लगातार जिस तरह से ये मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ा चाह के आंकड़े दिखाने शुरू किए थे शुरुआती दौर में, वो जो इंडिया गठबंधन के लोग आपस में इकट्ठा हो रहे हैं और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर एक स्पष्ट राय बनती हुई दिखाई दे रही है कि कौन कहां से कैसे किस तरह से चुनाव लड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिरना और इंडिया गठबंधन का ग्राफ ऊपर आना, ये बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। लगातार कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की कि वो इसी के वजह से वो इस गठबंधन के ऊपर लगातार प्रहार करती रही, और देश के प्रधानमंत्री या तमाम वो लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी एकमात्र कोशिश रही कि इस गठबंधन को कैसे कमजोर किया जाए। कमोबेश वो लगातार कोशिश करते रहे और कुछ सफलताएं भी उन्हें मिली। लेकिन क्या वो सफलताएं इतनी बड़ी सफलता है कि उसके आधार पर पूरे गठबंधन को नेस्तनाबूद कर दिया जाए? जिस तरह से आज की जो बात है, लगातार यही वो लोग हैं जो लोग ये बात कहते चले आए कि गठबंधन किससे है, कहाँ है, कैसे है, आप जरा बताएं। और अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई खास क्लियर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो अब सीधा दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी, जैसे आपने बताया शुरुआती दौर में ही,
आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस या कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी लगातार। दो चीज और है, अभी तक उधर ममता बनर्जी भी पत्ते नहीं खोलती हुई दिखाई दे रही हैं, और सच बात यह है कि जो मायावती की बात आप लगातार कर रहे हैं, ये भी संदेह के और संशय के घेरे में है कि मायावती क्या चाहती हैं, मायावती के अंदर मन में क्या चल रहा है, मायावती किस करवट बैठने वाली है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। आशंकाएं इस बात की भी बनती है कि मायावती को पता है कि लगातार यदि वो अपने जिद पर अड़ी रही तो उसका हश्र क्या होने वाला है। व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए या उसके साथ उसको साधने के लिए यदि वो राजनीतिक अपनी बलि चढ़ाती हैं और समाजवादी पार्टी बसपा को यदि बसपा की बलि चढ़ाती हैं तो वो उनके लिए बेहद खतरनाक होगा, और जो ग्राफ अभी बना हुआ है कम से कम वो तो मेंटेन नहीं रहने वाला, उससे भी नीचे जाएगा। वो 4-5% उनके चाहने वाले रह जाएंगे, उनके मतदाताओं की संख्या हो जाएगी। तो उस परिस्थिति में वो समझ रही हैं कि वो बसपा का राजनीतिक पूरे पार्टी का राजनीतिक हत्या नहीं करना चाहेंगी। वो चाहेंगी कि वो मजबूती के साथ खड़ा रहे, कम से कम उसका एक वजूद कायम रहे, उसी वजूद के आधार पर उनकी आगे की भी राजनीति चलती रहे। लेकिन बावजूद इसके वो अभी तक कुछ बोल नहीं पा रही हैं, इसलिए ये संभावनाएं दिखाई देती हैं। यदि वो आ जाती हैं तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल परिदृश्य आपको बदला हुआ दिखाई देगा। आती है नहीं आती है वो लाख टके का प्रश्न। संजीव जी, एक जी वाक्य का जिक्र करता हूं जी कि पैनल पर था, एक पैनल पर मैं था, और उसमें दिग्गज वैसे पत्रकार थे जो बीजेपी के लिए एकदम 400 पार वाली सोच के साथ दिखते हैं। तो उन्होंने अपने तर्क रखे, मेरी भी बारी आई, मैंने भी तर्क रखा, और मैंने जो मूल रूप में एक बात कही जो अपने दर्शकों से शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि 2019 के मुकाबले आज 2024 में कौन मजबूत है? क्या सत्ता पक्ष मजबूत है या विपक्ष मजबूत है? इसका उत्तर ढूंढा जाए तो हमें एक मदद मिलती है कि चुनाव का आकलन, चुनाव नतीजे का आकलन कर सके। और दूसरा है मूड ऑफ द नेशन, जो कि जनता के मूड से पता चलता है। तो जनता का मूड क्या है, इसको देखने का तरीका आजकल जो सर्वेयर्स 2-4 हजार सैंपलिंग करते हैं वो नहीं है। ये तरीका जो है रैलियों में देखिए, प्रदर्शनों में देखिए, मेरा ये मानना है। तो ये बात जब रख लेने के बाद कॉन्फिडेंटली, मैं जो बात करने जा रहा हूं इस पर भी आऊंगा, कॉन्फिडेंटली जब मैं ये तर्क रखता हूं तो 400 पार वाले वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। उसके बाद जब खत्म होता है, डिबेट खत्म होती है, तो वो पूछते हैं हमसे कि प्रेम जी, आप ये बताइए, आपको इतना विश्वास कैसे आता है कि हम 400 पार बोल रहे हैं और आप बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी या आ सकती है? ऐसा कैसे आप बोल लेते हैं? तो आप थोड़ा ऑफलाइन हमको बताइए। सो टीवी का बात तो टीवी में रहने दीजिए, ऑफलाइन बताइए। तब मैंने कहा, देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है ना, इसमें फर्क बनावटी लोग करते हैं। हम जो महसूस करते हैं उसको बताते हैं और उसके तर्क रखते हैं, उसके आधारों को रखते हैं। सही और गलत तो कोई होगा ही हम में से, लेकिन तर्क जो हम दे रहे हैं उसको ग्रहण कीजिए। आपका प्रश्न है कि क्यों आप खड़े हैं इस विश्वास के साथ, कंपेयर कर लीजिए आप 2019 और 2024 में क्या फर्क है। उसके बाद मैं थोड़ा साझा करना चाहता हूं। 2019 में एनडीए गठबंधन था, इंडिया गठबंधन तो नहीं था, यूपीए था। यूपीए में जो पार्टियां आज दिख रही हैं वो 2019 में नहीं थी, यानी ऑपोजिशन में। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग हो गई, पिछले बार नहीं हुई थी। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की सीट शेयरिंग हुई, नई घटना है, बड़ी घटना है, पिछली बार नहीं हुई थी। और पंजाब में मिलजुल करके तय हुआ है कि लड़ेंगे, ये तय हुआ है, क्योंकि वहां पता है कि विपक्ष का स्पेस हमको नहीं देना है बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को। ये एक रणनीति है, एक समझ है। और ममता बनर्जी भी अभी दूर नहीं गई है, वो पास ही आएंगी। इसके अलावा एनडीए में आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार साथ में हैं, एनडीए में हैं, बीजेपी के साथ हैं। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ा है,
उसके बाद नीतीश कुमार के पास जो 15% वोट हुआ करते थे, सर्वेस कह रहे हैं कि वो वोट प्रतिशत घटकर 6-7% पर आ 7-8% पर आ गया है। यानी 15 से 7-8%, आधा हो गया, ताकत आधी हो गई। तो एनडीए में जेडीयू है 2019 की ही तरह 2025 में, लेकिन ताकत घट गई है संजीव कौशिक जी। एनडीए की ताकत घट गई है। एनडीए की ताकत इसलिए भी घटी है कि जेडीयू को लेने के बाद बीजेपी कमजोर हुई है। शक्ति परीक्षण में 3-3 एमएलए नहीं गए, अंतर विरोध मजबूत हुआ, लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो 2019 के मुकाबले एकजुट दिख करके भी एनडीए बिहार में बटा हुआ और कमजोर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र को लीजिए, क्योंकि 2-3 जगहों से ही पता चलता है ताकत, जहां एनडीए और इंडिया को हम लोग देखते हैं। महाराष्ट्र को उठाइए, आपने शिवसेना को के साथ लेके चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र में 48 में से ज्यादातर सीटें जीत गए थे लोग, दोनों पार्टियां। लेकिन आज शिवसेना को आपने तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आपको मिली हुई सारी सीटें मिल जाएंगी और शिवसेना को जितनी मिली थी उसकी आधी एकनाथ शिंदे को मिल जाएगी और थोड़ा सा नुकसान होगा। ये मैथमेटिक्स है क्या? जनता वहां उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। और जो सारे सर्वे जो बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि तो उस विश्वास के साथ उस रैलीज में और दूसरे परफॉर्मेंस में देखने के बाद कह सकता हूं, लेकिन सर्वेज भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के को ज्यादा सीटें, 11-12 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। एकनाथ शिंदे कहीं नहीं है। शरद पवार की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये सर्वे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एनडीए ने इसके बावजूद कि एनसीपी और शिवसेना के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ लिया, एनडीए मजबूत नहीं हुई है 2019 के मुकाबले, कमजोर हुई है। उसकी सीटें बढ़ती नहीं दिख रही हैं, घटती दिख रही हैं। यहां भी इंडिया को फायदा होता दिख रहा है। आप उत्तर प्रदेश में ये कह सकते हैं कि पिछले बार एसपी और बीएसपी ने मिलकर लड़ा था, इस बार कांग्रेस और एसपी है। आप विधानसभा का कोई उदाहरण रख सकते हैं कि एसपी और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन नहीं चला था, लेकिन लोकसभा में नहीं चलेगा, ये कैसे विश्वास के साथ कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई? उनकी ताकत 5 लोकसभा सीट वाली ही है जो 2019 में थी। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जो 36% वोट हासिल किया, इसी वोट परसेंटेज पर तो पिछली बार सत्ता में थे अखिलेश यादव जब आए थे। तो वोट प्रतिशत 36 हो गया। तो वो जो सीन बदला है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, और इस बीच बहुजन समाज पार्टी का जनाधार पहले जैसा नहीं रहा, ये भी साबित हुआ है। इसके बावजूद मायावती महत्वपूर्ण है, ये सब जानते हैं। तो मायावती जी का पत्ता अभी खुला नहीं है, वो इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं। जयंत चौधरी बेचैन है एनडीए में रह करके भी, तो एनडीए अब भी कमजोर है, डबल माइंड में है। तो हम ये जो विश्लेषण आपके पास रख रहे हैं, ये जो बातें बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2019 और 25-24 के मुकाबले तुलना करें दोनों में, तो एनडीए गठबंधन साफ तौर पे कमजोर नजर आता है, इंडिया गठबंधन उतना ही मजबूत नजर आता है। हम इसी विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब आपके पास आना चाहते हैं और कुछ प्रतिक्रिया ले लेते हैं, तब आते हैं आपके पास में। प्रतिक्रियाएं बहुत सारी आ गई हैं, मैं पढ़ लेता हूं, थोड़ा सा समय प्रतिक्रियाओं को देता हूं। ऋषभ खोबरे जी कह रहे हैं, इस बार गुजरात में भी 3-4 सीटें जीत सकता है इंडिया अलायंस, क्योंकि बीजेपी के पास 16 करोड़ वोट और विपक्ष के पास 12 विपक्ष बटा है, इसलिए गुजरात में सीटें नहीं आते। ये आपका कहना है कि विपक्ष एकजुट हुआ है तो फर्क पड़ेगा। अमृत दास कहते हैं, गठबंधन अब भी सुई धागे रास्ते में है, माने जुड़ रहा है। देर आए दुरुस्त आए, इंडिया गठबंधन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। गौतम चौहान कहते हैं, 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पंतप्रधान कैंडिडेट लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जो खेला नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए किया, वही योगी और मायावती दोनों मिलके मोदी के साथ करने जा रहे हैं। चलिए, ये सब थोड़ी अटकलें ज्यादा होती हैं। वृषभ कोबरे जी कहते हैं, बीएसपी जल्दी से फैसला ले,
वरना बीएसपी के 10 सांसद बीजेपी और इंडिया अलायंस के संपर्क में हैं। निश्चित रूप से बीएसपी के सांसद ये जानते हैं कि उनकी जीत समाजवादी पार्टी के समर्थन से हुई थी और इस बार भी वो अपनी जीत तभी सुनिश्चित कर सकेंगे जब कांग्रेस और सपा अलायंस के साथ उनको चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। इसलिए बीएसपी पर बहुत दबाव है कि वो लड़े और इसीलिए हमने जो सवाल उठाया था कि मायावती क्यों नहीं कर पा रही है सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला, तो ये बहुत बड़ा कारण है। मायावती जी अपना काम करेंगी लेकिन योगी अपने अपमान का बदला लेने जा रहे हैं, ये ध्यान रखना, गौतम चौहान जी कह रहे हैं। और इसके साथ ही जब आप ये सवाल उठाते हैं तो मैं थोड़ी देर पहले सवाल याद रखिएगा कौशिक जी, कि ये जो अंदर खाने बीजेपी के में जो असंतोष उभरा है और नए नए प्रयोग हुए हैं मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाने का और कई मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का, इन सब का मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासत में जो फर्क पड़ेगा और उसका जो इंडिया को फायदा होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। मायावती जी अपना काम करेंगी लेकिन योगी अपने, ये तो मैंने पढ़ दिया गौतम चौहान जी का। तुषार त्रिवेदी कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए क्या कहते हैं, मैं कह चुका तुषार जी, आप सुन चुके होंगे। पूरा विपक्ष बीजेपी के नाम की बीमारी से ग्रस्त है, निश्चित रूप से एक जगह इकट्ठा होंगे चाहे कोई भी हो। सही कह रहे हैं कैलाश जी। वृषभ कोबरे कह रहे हैं सारे सर्वे एजेंसी फेक सर्वे दिखाती हैं, ऐसे इससे अच्छा यूनिवर्सिटीज के सर्वे हैं जिनका आकलन अच्छा होता है। वेरी गुड। सुशील विश्वकर्मा जी कह रहे हैं 10 ईयर्स सफिशियंट इन यूएसए, 4 साल में प्रेसिडेंट बदल जाता है, ये यूएसए का उदाहरण दे रहे हैं। गौतम चौहान जी कह रहे हैं न्यूज 24 का यूट्यूब पे सर्वे चल रहा है, अगले 3 दिन तक चलेगा। अभी तक उस सर्वे में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 200 भी नहीं सीट ला पाएगी। बिल्कुल आपने सही उदाहरण दिया है, मैंने तो गोदी मीडिया से उदाहरण उठाकर रखा था, आपने न्यूज 24 का वो भी यूट्यूब का सर्वे दिखाया है, उसका जिक्र किया है। सर्वेश कुमार सिंह कह रहे हैं अखिलेश जी राहुल गांधी जिंदाबाद। खैर जिंदाबाद तो एक अलग किस्सा है। बंगाल में फ्रेंडली फाइट होगी या सीट शेयरिंग होगी, इसके बारे में सीट शेयरिंग के आसार ज्यादा दिख रहे हैं। प्रदीप बांबू जी कह रहे हैं मायावती बहुत डरी हुई है, बसपा का वोट शेयर सिंगल अंक में रह जाएगा, पैसे बचाने हैं भले ही पार्टी खत्म हो जाए, इस बार दलित वोट गठबंधन को जाएगा चंद्रशेखर रावण के कारण। प्रदीप बांबू जी कह रहे हैं अब की बार बीजेपी 400 हार। इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र से शुरुआत ही 20 एमपी से कर रही है, फिर सोच बीजेपी का क्या हाल है, ये आप सोच रहे हैं। इंडिया गठबंधन को अगर 20 सीट महाराष्ट्र में आती है तो तस्वीर बदल जाएगी। सर माफ कीजिएगा किंतु हमारी आपकी सब बहस सिर्फ टाइम पास है, क्योंकि जब तक ईवीएम है बीजेपी सत्ता पर येन केन प्रकार जीतेगी। देखिए इस बारे में हम कई बार बोल चुके हैं, ईवीएम कोई फाइनल डिसीजन नहीं देता है, जो कम मार्जिन वाली होती हैं सीटें वहां पर वो फर्क लाता है, लेकिन जनता जब ठान लेती है कि सत्ता परिवर्तन करना है तो ईवीएम कोई काम नहीं आता है। इसलिए ईवीएम ही सब कुछ करेगा, इस सोच को हटा दीजिए। और जब ईवीएम जहां रखे जाते हैं काउंटिंग सेंटर पर जब बैठक कर ली जाती है, दिन रात जब कार्यकर्ता बैठते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जब जीती थी तो उसी आधार पर जीती थी कि सभी जगहों पर छात्रों ने कार्यकर्ताओं ने रात भर जाग करके ईवीएम की रक्षा की थी, मध्य प्रदेश में भी की थी। इस बार ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए और सत्ता रहने के बावजूद ईवीएम की रक्षा नहीं कर पाए, ये भी आप कह सकते हैं। तो जनता के जब तेवर होते हैं तो बेईमानों को डर ज्यादा लगता है। कैलाश चौधरी कहते हैं राहुल आज मोहब्बत की नगरी आगरा में अखिलेश के साथ रावण तथा प्रियंका सहित रिकॉर्ड तोड़ रोड शो करेंगे। और वृषभ कोबरे जी कह रहे हैं यूपी में चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के हीरो बन चुके हैं, नगीना से वह चुनाव लड़ सकते हैं इंडिया अलायंस से। और सुशील विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कपड़ा कितना भी कॉस्टली हो ज्यादा दिन तक नहीं पहना जा सकता, यानी कपड़ा बदलना पड़ेगा। वसुंधरा राजे जब बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करती तब बीजेपी हार जाती है, हमने श्री करणपुर उपचुनाव में देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सामने रखा है खोबरे जी। राहुल गांधी तो हिमाचल, कर्नाटक, झारखंड, दिल्ली, पंजाब में ईवीएम की धांधली और प्रशासनिक गुंडई से बचकर यहाँ की सारी सीट जीत सकते हैं।
इससे बीजेपी की 50 सीट कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल आदि हर राज्य में बीजेपी की सीट कम हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में सीट बढ़ने से रही। 400 तो छोड़ो, पूर्ण बहुमत कहां से आ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी वही मैं जिक्र कर रहा था कि पूर्ण बहुमत से जबरदस्ती 5-10 सीटें ज्यादा दिखा रही है गोदी मीडिया, लेकिन उसकी सीटें बीजेपी की कम आ रही है। और जो हमारा आकलन है उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर है। और अब तक कल मैं श्रवण गर्ग जी को भी सुन रहा था, ये कौशिक जी, श्रवण गर्ग जी 220 सीट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो इस तरीके से, और वो कह रहे हैं कि समय जब बढ़ेगा तो हो सकता है ये कम भी हो, क्योंकि अभी की स्थिति में वो उनका आकलन है। तो अब बहुत देर तक हमने आपको इंतजार कराया कौशिक जी, अब आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिए कि आज अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ आ रहे हैं और उसकी पृष्ठभूमि है कि देश में इंडिया की गाड़ी जो है उसकी रफ्तार जो है तेज हो रही है और एनडीए की धड़कनें बढ़ गई हैं। प्रेम कुमार जी, 2 कारण हैं। जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी की, उसके ग्राफ के नीचे जाने के 2 कारण है। एक तो नीतिगत फैसले जो वो ले रहे हैं लगातार, उसके विरोध में लोग जो लामबंद हो रहे हैं, लोगों को का जो गुस्सा है उसे भी उससे झेलना पड़ेगा इस बार। और दूसरी बात कि लगातार दूसरे दलों से आयातित नेताओं ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अपने कैडर वोटरों को निराश किया है, या फिर उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो निराशा का वातावरण बनाया है, जिनको लगातार आप कोसते रहे, जिनको लगातार आप धकेलते रहे, भ्रष्टाचारी बताते रहे, अचानक उसको भारतीय जनता पार्टी में लाने के बाद में एक तो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो लोग बड़े मेहनत से अपने जगह को बनाया था, वो उन्हें लग रहा था कि आज अब हमें जगह मिलने वाली है। बाहर से आयातित उन नेताओं को मिल रही तरजीह ने उन्हें निराश किया है और उसकी वजह से वो अलग तरीके से लामबंद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये भी रणनीति कि यदि कोई सरकार कोई सत्ता में है या कोई पार्टी है, आपने जो इशारा किया था, उस इशारे की तरफ भी कि पहले से मंत्री के पद पर रहे, पहले से मुख्यमंत्री के पद पे रहे, अचानक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उनका कद छोटा कर दिया गया या फिर उन्हें हाशिए पे धकेल दिया गया, सब कुछ ठीक रहने के बावजूद उनके सर पे जीत का सेहरा नहीं बाँधा गया और उन्हें कहा गया कि नहीं, आप साइडलाइन हो जाइए, किसी नए को आने दीजिए। राजनीति में यदि कोई कार्यकर्ता हो या नेता हो या मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यदि वो बेहतर काम करता है और उसे दोबारा सत्ता में लोग लाते हैं, तो यही इच्छा रखते हैं कि जिस व्यक्ति ने काम बेहतर किया है, उसे ही दोबारा मौका मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये नीति और ये रणनीति लगातार किसी भी मंत्री को टिकट नहीं देना और किसी भी मुख्यमंत्री को हटा देना और दूसरे मुख्यमंत्री को बना देना। तो ये अंतर्कलह, जिस अंतर्कलह की तरफ आपने इशारा किया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा वोटों की गिरावट में। और वो लोग भीतरघात जिसे कह रहे हैं, वो सीधे सपाट लहजे में सामने आके विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे उनके मन में जो पीड़ा है वो वोटरों के साथ बटेगी और वोटर भी उसके हिसाब से ही वो चलेंगे। ये इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमने जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज म्यूट है। जी जी, अभी हमारे दर्शक ने कहा संजीव कौशिक जी कि जी। बाई इलेक्शन हुआ, चुनाव जीत के आई भारतीय जनता पार्टी, पहला बाई इलेक्शन था और इसको आमतौर पर जो दस्तूर है उसके हिसाब से तो सरकार को जीत ही जाना चाहिए। और जीत इसलिए भी जाना चाहिए था क्योंकि प्रत्याशी को मंत्री घोषित कर दिया गया था, तो और उम्मीद बढ़ गई थी। लेकिन वसुंधरा राजे ने चुनाव प्रचार नहीं किया और ये कितना बड़ा फैक्टर था, हमारे दर्शक ने ध्यान दिलाया है कि चुनाव बीजेपी हार गई। तो क्या वसुंधरा राजे अगर चुनाव प्रचार नहीं करेंगी, और उनको जबरदस्ती तो चुनाव प्रचार कराया नहीं जा सकता, विधानसभा चुनाव में उनको बड़ी बड़ी यात्राओं से दूर रखा गया था। ये अलग बात है कि बीजेपी जीती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या वसुंधरा राजे, जिनको बड़े कायदे से मुख्यमंत्री पद से दूर कर दिया गया, एक तरह से अलग थलग कर दिया गया, समर्थक भी निराश हैं, नया व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है और राज्य में बहुत तरह का असंतोष है, तरह तरह की घटनाएं घट रही हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, पेपर लीक का भी मामला है, उन सब चीजों को लेकर के अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो ऐसे में वसुंधरा राजे की दूरी से राजस्थान जैसे प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत जबरदस्त आसार पैदा हो रहे हैं। आज राहुल गांधी की यात्रा मथुरा के बाद फिर राजस्थान में ही प्रवेश करने वाली है। जी, मैं भी यही कह रहा था कि जिस वसुंधरा राजे के वाक़ये के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमने देखा है कि वो दृश्य भी कि किस तरह से पहले उन्हें नज़रअंदाज किया गया, नज़रअंदाज किया गया, उसके बाद में फिर उन्हें उनके चाहने वाले जो लोग थे उनको टिकट दिया गया, फिर वो
बेहतर स्थिति हुई वहाँ पे। बेहतर स्थिति होने के बाद में स्टेज पे बैठने के बाद कमोबेश जितने लोग थे अनुमान करने और लगाने वाले और जो ज्ञानी थे, राजनीतिक पंडित थे, वो सारे लोग ये बात कह रहे थे कि इस बार वसुंधरा राजे के सर पे ये सेहरा बाँधा जा रहा है। छोटा-सा चिट जब राजनाथ सिंह उनके हाथ में देते हैं, तो वो चेहरे पे उड़ती हुई हवाइयाँ साफ दिखाई दे रही थी। वसुंधरा राजे भी वो अपमान नहीं झेल पाएँगी। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से वो गुस्सा निकलेगा और वो निकलना ही है, स्वाभाविक तौर से निकलना है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने भीतर से ही इस तरह की निकलती हुई आवाज़ों से परेशान रहेगी, इस बार ये भी बात सही है। इसकी वजह से भी ग्राफ नीचे जाएगा और साथ-साथ जो ही आज की जिस दृश्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि सारथी बनेंगे अखिलेश न्याय यात्रा का और एक मंच पे यदि अखिलेश और अ, राहुल गांधी दिखाई देते हैं, जो लगातार इस बारे में कहा जा रहा था कि ये संभव नहीं है। मुख्य धारा की मीडिया ने ये चलाना शुरू कर दिया था कि ये गठबंधन टूट गया, संभव नहीं है अब। जो आसार थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। और वो दृश्य जब सामने दिखाई देगा और जो राजनीतिक आंकड़ों की बात जो लोग करते हैं और उस आंकड़ों के आधार पे बात करें तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का ये कारण होगा। लगातार इसीलिए मैं कहता चला आया कि लगातार उनकी कोशिश यही थी कि ये गठबंधन ना बने, कन्फ्यूजन पैदा किया जाए। लेकिन दोनों ने, क्योंकि दोनों युवा हैं, दोनों भविष्य के बारे में बात करते हैं, दोनों त्रस्त हैं, दोनों ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, दोनों छद्म किसी भी भावावेश में नहीं बहना चाहते हैं, वो सरोकारी मुद्दों की बात करते हैं, लगातार उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार देश के प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के लोग अलग-अलग मुद्दों पर ले जा रहे हैं देश की जनता को, लेकिन ये दोनों लगातार इसीलिए शुरुआती दौर में जो आपने कहा कि योगी और मोदी को क्या ये दोनों युवा घेर पाएँगे और रोक पाएँगे? तो निश्चित तौर पे यदि दोनों युवा एक साथ आते हैं और केवल ये बताने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं कि किस तरह से साजिश के तहत युवाओं को धकेला जा रहा है। हालिया में जो उदाहरण कल हम लोगों ने इस पे चर्चा की कि किस तरह से युवाओं के साथ बेरोज़गार युवाओं के साथ जिस तरह से छलने का प्रयास किया जा रहा है, वो आक्रोश देख ली जाए, किसानों का आक्रोश देख लिया जाए और तमाम वो लगातार जो सरकार की नीतियों से खफ़ा हैं और उस पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उनको देख लिया जाए। निश्चित तौर पे ये ग्राफ नीचे जाएगा ही जाएगा। कब तक आप मंदिर मस्जिद की राजनीति और हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करते रहेंगे? त्रस्त हो चुका है देश इस तरह की राजनीति से। वो चाहता है कि आपको प्रचंड बहुमत और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, किसी जनता ने इनको वोट दिया था। बड़े मजबूती के साथ वोट दिया था, बड़े मजबूत इरादों के साथ वोट दिया था कि आप शायद बदलाव लाएँगे। इतने बड़े बहुमत के बाद भी यदि आप बदलाव नहीं लाए और ध्रुवीकरण की राजनीति में हिंदुस्तान को यदि उलझा के आपने रखा, ये बेहद शर्मनाक है। ये बेहद कहीं से भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है और उसी की वजह से आज यदि राहुल गांधी देश के अलग-अलग हिस्सों से, अलग-अलग कोने से यदि वो अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो वो जनसैलाब जो देखने को मिल रहा है, वही कारण है कि इसको देख कर के भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं कि सचमुच में यदि ये जुड़ता हुआ जनसैलाब यदि वोटों में परिणत होता है, लोग यदि जगते हैं, तो इनके लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेगी। जी, प्रेम कुमार जी। बिल्कुल, बिल्कुल। संजीव कौशिक जी, एक बात हमारे दर्शक ध्यान दिला रहे हैं, वो भी एक एंगल है कि जी, गोदी मीडिया में इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। एनडीए में जो चिराग और चाचा में मांझी, कुशवाहा, सैनी, महाराष्ट्र में शिंदे और अजित पवार गुट जो 20-20 सीट मांग रहे हैं, अपने सिंबल पर जीतने के साथ माने होंगे कि अपने सिंबल पर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, सब कुछ अस्पष्ट है। ये कह रहे हैं कि एनडीए में कुछ साफ नहीं है, उस पर बात नहीं हो रही। तो एनडीए में अगर सीट शेयरिंग ईमानदारी से नहीं हुए, अगर असंतोष बना रहा, अगर एनडीए गठबंधन एकजुट नहीं रहा, तो उसका बुरा इम्पैक्ट एनडीए के लिए और इंडिया के लिए अच्छा इम्पैक्ट क्या नहीं होगा? इस पर तो चर्चा ही नहीं हो रही है संजीव कौशिक जी। क्यों चर्चा करे? मुख्य धारा की मीडिया इस पे चर्चा ही क्यों करे? उसे तो गुणगान करना है, उसे तो उन कमजोरियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिलाना है और मुझे लगता है कि नहीं दिलाए, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं दिलाए कमजोरियों की तरफ ध्यान। एनडीए में जो भीतरघात में चल रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। छोटे-छोटे दल जिस तरह से बार्गेन कर रहे हैं, मांझी जी की बात अभी आपने की, किस तरह से उन्होंने बिहार की राजनीति में, बिहार की सत्ता में किस तरह से उन्होंने बार्गेन किया, साफ दिखाई दे रहा है। तो वो ये लगातार जो ये अब की बार 400 पार, पहली बात तो अभी हवा निकलती उसकी दिखाई दी। जो सर्वे में उसके बाद में 370 की बात वो करने लगे। जो सर्वे दिखा रहे हैं, वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि आप उससे भी नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक-एक वोट, एक-एक सीट बहुत मायने रखता है और उस पर पूरी तरह से वो काम करने में जुट गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि सबके बावजूद मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि उनके तर्कस में तरह-तरह के ध्रुवीकरण के तीर हैं, अभी वो निकालेंगे, निकालना शुरू हो गया है, असम से शुरू हो चुका है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने राग छेड़ दिया है, उसके बाद आगे भी देखेंगे। तो वो ध्रुवीकरण के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है,
कोई रास्ता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर घूमेंगे, वो अपनी बात इसी तरह से कहते रहेंगे। कोई बड़ी घटना बीच में हो जाए तो आश्चर्य नहीं करेगा हिंदुस्तान, क्योंकि इनकी इसी तरह की रणनीति रही है, इसी तरह की इनकी स्ट्रेटजी रही है कि किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जाए और लोगों को मूल समस्याओं से अलग भटका दिया जाए। वो इस पर बात नहीं करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उनके लिए जो मुफीद है उसी मुद्दे पर लाए। विपक्षी सारी पार्टियां लगातार उनकी कोशिश है कि वो सब, राहुल गांधी यदि जगह जगह जा रहे हैं, आज भी यदि आगरा में या मथुरा में यदि मिलने की बात है, एक मंच पे आने की बात है, आप देखेंगे कि वो लगातार वो सरोकारी मुद्दों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं। सारे उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों को सचमुच में ऐसा लग रहा है कि सरकार को चुन के हमने गलती कर दी और ये जी, सरकार अपने संजीव में मस्त कौशिक, है। जी, मैं जयराम रमेश की एक बाइट आपको सुनाना चाहता हूँ, जो जी, उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की यात्रा के संदर्भ में भी है, और इस संदर्भ में भी है कि छात्रों की मांगे जो पूरी हुई, पेपर लीक के मामले में री एग्जाम का जो ऐलान हुआ, उसके बारे में वो क्या दावा कर रहे हैं, उसको सुनते हैं। आगरा में प्रवेश करेंगे और 3 बजे को आज कार्यक्रम के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी भी मौजूद रहेंगे और जॉइंट पब्लिक एड्रेस होगा राहुल जी के साथ। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो असर हुआ है उत्तर प्रदेश में, कल ही आपको देखने को मिला, क्योंकि योगी सरकार दबाव में आई, कांग्रेस पार्टी की दबाव में आई, युवाओं के दबाव में आई और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दबाव में आई। और ये जो पुलिस कांस्टेबल के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए जो 50 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी, एग्ज़ाम दिया था, 60,000 पोस्ट के लिए, वो रद्द किया गया क्योंकि उसमें पेपर लीक था। पेपर लीक के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोपरि है, कई मामलों में सर्वोपरि है, पर पेपर लीक के मामले में वो सर्वोपरि ज़रूर है। बेरोजगारी तो दिखाई दे रहा है और जिसका जिक्र राहुल जी ने चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा में किया है और इतना भरपूर स्वागत मिला है, उत्साहजनक स्वागत मिला है। हमारे पार्टी में नई जान, नई शक्ति, नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। और कल लाल टोपी भी थे। मैंने एक हमारे समाजवादी साथियों को कहा, सर पे लाल टोपी पर दिल है कांग्रेसी, अब पुराना गाना है राज कपूर का। तो गठबंधन मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे उम्मीदवारों को जरूर जिता। तो आप सुन रहे थे जयराम जयराम रमेश जी। रमेश। तो जयराम रमेश जी ने जो बातें कही, अपनी पार्टी में उत्साह की बात कही, सब यात्रा की सफलता की बात कही, लेकिन मैं इससे थोड़ा इतर पूछता हूं संजीव कौशिक जी। जी, प्रियंका गांधी ने जो एक दिन पहले भाषण दिया, जो टोन सेट किया, वो बहुत जबरदस्त है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बुलडोजर से घर किसके टूट रहे हैं? क्या उनके टूटे जिसने बलात्कार किए? क्या उनके टूटे जिन्होंने पेपर लीक करवाए? इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि बुलडोजर न्याय जो है उसकी धज्जियां उड़ा करके रख दी। कई उदाहरण उन्होंने रखे और ये बात सीधे जनता की जुबान पे जा रही है कि ये झूठा है बुलडोजर न्याय बोल करके जो बातें कही जा रही है, ये विद्वेषपूर्ण है और किसी खास को टारगेट करने के लिए है। जो वास्तव में कल्प्रिट हैं उनके घर तो बुलडोजर जाता ही नहीं। तो इतने सरल शब्दों में जब प्रियंका गांधी कह रही हैं और भीड़ आह्लादित है, तो आज जब प्रियंका राहुल की मौजूदगी में अखिलेश यादव का सम्मेलन होगा इस समारोह में, तो बात तो बिल्कुल अलग किस्म से बढ़ेगी। प्रेम कुमार जी, पहली बात तो ये कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक तो हो ही नहीं सकता है। वो बदले का प्रतीक हो सकता है, वो भय का प्रतीक हो सकता है, वो सरकार के नाकामियों का प्रतीक हो सकता है। आप किसी के ऊपर भी कोई घटना घटे, अचानक उसके बारे में पता चलता है, उसे पकड़े या ना पकड़े, उसके ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। सवाल ये है कि आप, कोई सरकार क्या बदले की भावना से कार्रवाई करती है? किसी एक ने यदि कोई अपराध ही किया, 2 मिनट के लिए चलिए हम मान भी लेते हैं, तो उस व्यक्ति को सजा देती है अदालत।
व्यक्ति विशेष को सजा देती है या उसके पूरे परिवार को? आपने घर ढहा दिया, उसमें उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, परिवार है, माँ है, बाप है, बीवी है, वो तमाम लोग उसमें रहते हैं, उन लोगों का क्या दोष? ये तो न्यायालय भी इस तरह के चीज़ों में मुझे लगता है कि न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन साफ दिखाई देता है कि तुष्टीकरण के लिए सरकार, वर्ग विशेष, जिससे सरकार को ऊर्जा मिले, जिससे सरकार की वाहवाही हो, जिससे अब्दुल की चूड़ी टाइट होती हुई दिखाई दे, वैसा कदम सरकार की तरफ से सीधे दिखाई देता है और वो चाहती भी है सरकार की ये मैसेज व्यापक लोगों में जाए कि हमने छोड़ा नहीं, हमने ऐसे किया। तो ये न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है, ये नाकामियों का प्रतीक है, ये लगातार भय उसे कायम करने का प्रयास करते हैं और इससे कोई खुश नहीं है, कोई भी प्रबुद्ध नागरिक खुश नहीं है कि आप किसी के घर पे भी कभी भी 2 मिनट में पता चल जाता है। आप परीक्षा, कल हमने सुना कि जिन लोगों ने परीक्षा के पेपर रद्द किए हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलाई जाएगी। ये कौन सा परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। उन छात्रों के भविष्य का क्या जिनका 6 महीने तक आपने एक्सटेंड कर दिया जिनको, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते आप? तो उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं जिन्होंने लीक किया, उसके घर पे बुलडोजर चला देंगे। क्या कर लेंगे बुलडोजर चला के? उन बच्चों के 6 महीने वापस आ जाएंगे। उन्होंने जो मेहनत किया, उनकी जो मानसिक प्रताड़ना हुई, जो उनकी मौत हुई, उसमें से 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, वो जिंदगी से निराश होकर के। उसके बारे में कौन जवाब देगा? बुलडोजर चला देने से उनके परिवार के बच्चे आ जाएंगे क्या, जिनके परिवार ने अपने बच्चे को खोया है? तो ये आक्रोश, सब आक्रोश बन के निकलेगा। ये सारे आक्रोश बन के निकलेंगे और ये सारे जिनके घरों पे भी ध्यान में रखिएगा, थोड़ा-सा अंडरलाइन करके, कि ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल अब्दुल की ही बात है और चूड़ी टाइट करने की बात है। वो सारे लोग जो सरकार के खिलाफ किसी तरह से आवाज बुलंद करने की कोशिश किए सरकार के नाकामियों की वजह से, उनके घरों पे भी सरकार ने बुलडोजर चलाए अपनी नाकामियों को छुपाने की। जी, वृषभ कोबरे जी ध्यान दिला रहे हैं कि 3 मार्च को बिहार में भी बड़ी सभा होगी। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक मंच पर होंगे और हर सभा में तेजस्वी अपील कर रहे हैं कि पटना चलना है, लालू जी आ नहीं सकते, लालू जी वहीं बात करेंगे। एक गजब का जोश लोगों में देखने को मिलता है कि हम लालू जी के पास जरूर जाएंगे, वो बुजुर्ग हो गए हैं, वो क्यों आएंगे हमारे इलाके में, हम उनके पास जाएंगे। तो फिर एक और प्रतिक्रिया है कि मोदी जी और योगी जी के बीच की कोल्ड वार लड़ाई से यूपी लोकसभा इलेक्शन में असर करेगा, योगी अपने अपमान का बदला जरूर लेते हैं। चलिए, ये सब जो बातें हैं ना, जब कोई कमजोर होने लगता है तो दूसरी की कमजोरी से हमको फायदा हो जाएगा ऐसा सोचने लगता है। अगर इंडिया गठबंधन कमजोर होगा तो वो यही सोचेगा कि ऐसे तो हम जीत नहीं सकते, भाई मोदी योगी लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। जीत इस तरीके से नहीं आती है, जनता जिताती है और जनता देखती है सही क्या है गलत क्या है। बुलडोजर का न्याय नहीं हो सकता, पेपर लीक जैसी को संरक्षण देने वाली सरकार का साथ नहीं दिया जा सकता। जो एमएसपी देने की बात कर रहा है उसके लिए हम वोट करें, इस तरह की भावनाएं जब पैदा होंगी ना, तब जाकर के परिवर्तन आता है। इसलिए केवल कामना करने से नहीं होता है कि विपक्ष में आडवाणी और वाजपेयी में लोग रोज किस्सा लगाते थे लड़ाई झगड़े का, लेकिन बात तो ऐसी रही नहीं ना कभी। इसलिए मोदी योगी में लड़ाई हो जाएगी और वो एक दूसरे को, अरे वो लोग अपनी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे, लड़ाई से आपको क्या मतलब है? वो सांगठनिक वर्चस्व की लड़ाई चलती है, चलती रहेगी। कांग्रेस में नहीं है क्या, दूसरी पार्टी में नहीं है क्या? इसलिए गैर जरूरी बातों पे हम ऊर्जा खर्च न करें। अशोक जी कह रहे हैं इंडिया महागठबंधन इसी तरह सीट शेयरिंग की कदम ताल बना रहा है, तो क्योंकि दलों की दुकान बंद शटर में अलीगढ़ी ताला पड़ जाएगा, भाजपा में भगदड़ मच जाएगी। चलिए देखते हैं, ऐसा होता है। यूनिवर्सिटी के सर्वे में भारत में 43% युवा बेरोजगारी है, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, माने युवा की कोई खास उम्र होगी इस सर्वे में और उस हिसाब से 43% युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे। ये सारे आंकड़े हैं, ये परेशान करने वाले आंकड़े हैं। ऐसे भी 8.5% की बेरोजगारी कम नहीं होती है, जो पूरे देश में अभी वर्तमान में आ रहे हैं आंकड़े, बहुत चिंताजनक स्तर पर है। और इस चीज को देखें तो संजीव कौशिक जी, आज 3 बजे जयराम रमेश जी ने कहा है कि 3 बजे एक रैली मतलब, और इस तरीके से यहाँ बनेगा। एक और चर्चा चल रही है, वह है वरुण गांधी को लेकर के, संजीव कौशिक जी।
कि जी। वरुण गांधी को तो बीजेपी इस बार टिकट देने से रही। वो एनडीए में है नहीं है ये भी खत्म है, यहाँ भी एनडीए कमजोर हुआ है भाई। कम से कम 2 सीटें तो रहती हैं मेनका गांधी और वरुण गांधी के पास, वो 2 सीटें तो इस बार बीजेपी को मिलने से रही। तो ये 2 सीटों में 1 सीट तो कम से कम हमें लगता है कि वरुण गांधी आप कहां से चुनाव लड़े, ये आपको आपके पास क्या जानकारी है? क्या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या वरुण गांधी अपने ही इलाके से चुनाव लड़ेंगे जहां से जीतते हैं? पीलीभीत से जीतते हैं, आसपास सुल्तानपुर से लड़े, देखिए कहां से लड़ेंगे? हमें लगता है कि पीलीभीत वो नहीं छोड़ना चाहेंगे, पीलीभीत से ही वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से नाराजगी उन्होंने पिछले कुछ महीनों और कुछ सालों में दिखाई है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से, किसान आंदोलन पर भी वो मुखर रहे और भारतीय जनता पार्टी के लाइन को कई बार वो तोड़ते हुए दिखाई दे, और बड़े मजबूती के साथ, ऐसा भी नहीं कि वो लजाते सकुचाते वाली बात कर रहे हैं। दूसरी कुछ लोगों ने ये भी बीच में अंदेशा लगाया था कि शायद वो कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट बोल दिया है कि वरुण गांधी भाई के तौर पर निश्चित रूप से उनका स्वागत रहेगा, लेकिन वो उनकी जो विचारधारा है वो कहीं से कांग्रेस पार्टी से मेल खाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि उनके विचारधारा को लेकर के आत्मसात करना कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं होगा। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है आज के वक्त में, सारी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की ये 2 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी मेनका गांधी और वरुण गांधी को देती रही है, निश्चित तौर पे ये 2 सीटें तो कम होती दिखाई दे रही है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये दावे कर रही है कि हम सीटों में इजाफा करेंगे, सीटों में इजाफा करने की बात तो दूर है, वो अपने सीटों को मेंटेन भी नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। लगातार कई चुनौतियां 10 साल में ही सारे पोल खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसी भीतरघात की शिकार। इस तरह से यदि मेनका गांधी और वरुण गांधी ने ही यदि विरोध करना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि हद तक भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की नीतियों पर वो चले, और उसके बाद में लगा कि ये देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, इसलिए उन्होंने बगावत करना शुरू कर दिया। तो ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे तो ऐसे, ये तो खुल के बोलने वाले लोगों में से है जिनका अपना कद और वजूद इस तरह से है कि वो चुप नहीं बैठेंगे। बहुत ऐसे हैं संजीव कौशिक जी इस सवाल को भी थोड़ा देख लेते हैं, इसी विषय से संबंधित है कि कांग्रेस के अंदर की बात है कि रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी अमेठी से लड़ सकती हैं। देखिए वृषभ जी, रायबरेली से गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति लड़ेगा, ये वहां का अतीत रहा है। तो उस हिसाब से एक बात तो सही है कि कोई गांधी वहां से लड़े, 2 गांधी हैं दावेदार। लेकिन अमेठी सीट जो है, अमेठी सीट को लेकर मेरे विचार कुछ अलग हैं। भाई आप ही राहुल गांधी की जगह पर होंगे तो कैसे सोचेंगे? अरे पूरा जीवन, पूरा पीढ़ी, हर पीढ़ी अमेठी को जिन्होंने दिया, अमेठी की जनता ने एक बार नकार दिया। आपका दिल क्या कहेगा? क्या आप वहां से लड़ना चाहेंगे? सुनील गावस्कर पर अंडा फेंका गया था कोलकाता में, कभी क्रिकेट खेलने नहीं गए थे कोलकाता, समझ गए? तो हमें ये बात बोली नहीं जाती है, जो बात मैं बोल रहा हूँ। राहुल गांधी बोल देंगे कि नहीं जाएंगे अमेठी तो बवाल मच जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी अमेठी नहीं जाएंगे। अपने मैं अगर राहुल गांधी की जगह होता तो नहीं जाता अमेठी। तो जाओ भाई, तुम जिसको जिताया है रहो उसी के साथ। हमने तो पूरी पीढ़ियां आपकी सेवा की थी, लेकिन आपने हमें ठुकरा दिया, तो जाओ। तो ये मेरी फीलिंग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर नेता ऐसे सोचते नहीं है, ये भी एक पहलू है। लेकिन नेता के पास सोचने के बहुत विकल्प हैं। वायनाड ज्यादा प्रिय है अमेठी के मुकाबले राहुल गांधी को। संकट की घड़ी में वायनाड ने अमेठी का राहुल गांधी का साथ दिया। जब जब संकट आता है, साउथ दक्षिण से समर्थन मिलता है, चाहे सोनिया गांधी का उदाहरण लीजिए, चाहे इंदिरा गांधी का उदाहरण लीजिए। तो यहाँ अमेठी में वरुण गांधी सबसे ज्यादा फिट हैं, हमें लगता है। मेरा मानना है, और मैंने अपने तर्क दिए, सुनील गावस्कर का उदाहरण रखा, अपनी समझ रखी, और हमें लगता है कि राहुल गांधी अमेठी में नहीं लड़ेंगे। आप क्या कहते हैं संजीव कौशिक? नहीं, बिल्कुल सही, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि कोई राजनेता इस तरह से बात नहीं करना चाहेगा, लेकिन एक विश्लेषण करने वाला निश्चित तौर पे इस तरह की बातें कर सकता है जो व्यवहारिक तौर पे दिखाई देता है।
पीढ़ियों दर पीढ़ी तक जो जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने सेवा की हो जिस क्षेत्र का, और वो अचानक इनकार कर देता हो। हालांकि ये बात भी सही है कि जब इनकार करने की बात थी, पूरी ऊर्जा झोंक दी जाती है सरकार की तरफ से एक एक केवल सीट को बचाने के लिए, एक सीट पे लड़ने के लिए। और स्ट्रेटजी ठीक है रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी केवल क्षेत्र विशेष की राजनीति नहीं करती है, केवल किसी सांसद वाले जगह की राजनीति नहीं करती है। उनके जहन में पूरा हिंदुस्तान रहता है। बावजूद उसके अमेठी तो प्रिय रहा ही है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और अमेठी के लोगों ने यदि इनकार किया है, या अमेठी के लोगों ने यदि कहा है कि नहीं, किसी दूसरे को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो करें, उनके साथ रहे और वही वहां पे बदलाव की बयार लाए। राहुल गांधी को जहां से लोगों ने सम्मान दिया है, जहां से प्यार दिया है, राहुल गांधी को जहां से सदन में पहुंचाया गया है, वहां से राहुल गांधी लड़ेंगे। ये बात बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर भी यही दिखाई देता है। लेकिन सही कहा आपने कि राजनेता के तौर पर कई बार समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। लोगों की भावनाओं का भी कई बार ख्याल रखना पड़ता है। यदि कोई एक बार किसी वजह से किसी जगह पे यदि उलझता हुआ दिखाई देता है, या मतदाताओं ने इनकार कर दिया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि राजनेता उससे मुंह मोड़ लेते हैं। राजनेता ये मान के चलते हैं कि ये हमारे क्षेत्र की जनता है, गलतियां उससे भी हुई है, या उसने भी किसी परिस्थिति वश की वजह से यदि इनकार किया है, यदि उनकी चाहत है, यदि वो डिमांड कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि दोबारा हम आए, तो राजनेता इस बात को ही स्वीकार करते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या स्थिति बनती है उस समय। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी जिस तरह की यात्रा लेके निकल रहे हैं लगातार, उन राहुल गांधी की यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी को एक परेशानी तो हो ही रही है। वो जिस तरह से अपार समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आज जो दृश्य दिखने वाला है वो दृश्य भी गजब का होगा। उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के कार्यकर्ताओं में संचार का वर्धन होगा उससे, और दोनों एकजुट होकर के उतरेंगे यदि भारतीय जनता पार्टी के इन नीतियों के खिलाफ, उनके कृतियों के खिलाफ, उनके कुकृत्यों के खिलाफ। लगातार जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो गुल खिलाए हैं, जो दृश्य देखने को मिला है, आम जनता को भी देखने को मिला है, वो सारे देखेंगे कि बातों की परतें खोली जाएंगी एक एक करके। क्योंकि वाक्पटुता के मामले में या बातचीत करने के लहजे में अखिलेश यादव भी बड़ी प्रेम से, बड़ी आसानी से सारी बातें कह जाते हैं। तो वो सारी बातें कहने वाले ये दोनों युवा बेबाक बोलने वाले हैं, और बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। निश्चित तौर पे लोगों का प्यार मिलेगा और लोग इस बात को समझेंगे। जी प्रेम कुमार जी। जी संजीव जी, एक और बात करना चाहता हूं, हमारे दर्शक ने छेड़ी है कि वरुण गांधी और उसकी मदर को कांग्रेस में ले आना चाहिए। देखिए, नाम में फिर से देवेंद्र पाल डागर जी पूछ रहे हैं, बात रख रहे हैं। देवेंद्र पाल जी, वास्तव में वरुण गांधी के पास पॉलिटिकल विरासत दो किस्म की है। हमने पहले भी ये विचार रखे हैं कहीं कि एक विरासत उनकी मम्मी से आती है और एक विरासत उनके पापा की तरफ से आती है। तो मम्मी वाली जो विरासत है वो दक्षिणपंथी विरासत है, जो उनको एनडीए में और बीजेपी में ले जाती है, और पापा वाली जो विरासत है वो उनको कांग्रेस की तरफ खींचती है। तो वरुण गांधी जी तो एक्सेप्टेबल हो भी सकते हैं, हालांकि उन्होंने बीते दिनों जिस तरीके से बीजेपी में रहते हुए अल्पसंख्यकों के लिए बातें बोली थी, जहरीली जुबान बोली थी, तो उसको देखते हुए जब तक वो उस पर माफी नहीं मांगेंगे, अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे, कांग्रेस वरुण गांधी को स्वीकार नहीं कर पाएगी। ये भी बात है, क्योंकि गांधी परिवार की अपनी एक डिग्निटी रही। तो मेनका गांधी को तो कांग्रेस में आने का कोई प्रश्न मुझे नहीं लगता। इनकी अलग आइडेंटिटी हो, ये समर्थन करें या इनका समर्थन ले, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसलिए सैद्धांतिक रूप में ये संभव नहीं लगता है। और अगर सैद्धांतिक खत्म कर देंगे तब 2 जोड़ 2 4 आप जोड़ते रहिए, लेकिन वैसा नतीजा राजनीति में होता नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरा है कि दूसरी बात है, एक प्रतिक्रिया और आई थी, वो ये कि अखिलेश यादव इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, तो नहीं लड़ते हैं, ये उनका फैसला होगा, लेकिन अखिलेश यादव या किसी भी ऐसे नेता को चुनाव जरूर लड़ना चाहिए जिससे विपक्ष की गिनती बढ़ सके, जिनके जीत की संभावना निश्चित हो। अखिलेश यादव लड़ेंगे तो वो चुनाव जीतेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। और नहीं लड़ेंगे तो कहा जाएगा कि हार के डर से नहीं लड़ रहे हैं क्या, पूछा जाएगा, क्वेश्चन तो उठेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन नहीं उठेंगे। तो आपको जब चुनाव आता है तो ये दर्शाया भी जाता है, दिखाना भी पड़ता है
कि हम चुनाव से हम नहीं डरते, हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं और इसलिए चुनाव मैदान में उतरा जाता है। अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है कि वो नहीं लड़ेंगे, तो मेरी अपनी सोच है कि ये गठबंधन के हित में नहीं है, उनकी पार्टी के भी हित में नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ते हुए दिखना भी चाहिए। कांग्रेस के भी बहुत नेता हैं, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की चुनाव नहीं लड़ेंगे, भाई इधर गहलोत जी कहते हैं राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? हार का डर लग रहा है क्या? अरे जीत के दिखाइए, उदाहरण बनिए कि हम भी जीतेंगे, अपने साथियों को भी जिताएंगे। तो जब तक ये जज्बा नहीं लेंगे कि हम सीनियर हैं तो सीनियरिटी दिखाएं, तब तक कोई उदाहरण आप पेश नहीं करते, ये मेरा मानना है। बाकी इस चर्चा को यहीं पर हम विराम देना चाहते हैं। संजीव कौशिक जी, क्या कुछ बाकी रह गया तरफ से? बाकी यही रह गया है कि आज का वो दृश्य बेहद दिलचस्प होगा जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पे होंगे और यूपी के लोगों को संबोधित करेंगे और अपनी बात रखेंगे। मुझे लगता है कि लगातार इस तरह की जो दृश्य अब दिखते रहेंगे पूरे हिंदुस्तान में, उससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और यही कारण है कि जो तमाम सर्वे की बात कर रहे हैं, जो ग्राफ अभी तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था भारतीय जनता पार्टी के, उनके चाहने वाले वो चैनल जो मैंने शुरुआती दौर में कहा कि बार-बार वो लंगोटा 52 हाथ की बात कर रहे थे, वो धीरे-धीरे छोटा होता दिखाई दे रहा है और बाद में ऐसा ना हो कि उस लंगोट से केवल ढक लिया जाए तो यही काफ़ी है, तो वो कंडीशन ना आ जाए। तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाना और इंडिया गठबंधन का ग्राफ ऊपर की तरफ जाना उन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए एक अमृत का काम करेगा, जो लगातार ये जिनको ये एहसास कराने का प्रयास किया जाता रहा है, ये कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार तो अब की बार 370 पार, कलाई सबकी खुलती हुई दिखाई दे रही है और ये सर्वे भी बहुत कुछ कह रहे हैं और सर्वे में बहुत कुछ तब्दीली अभी देखने को मिलेगा। फिलहाल इसी के साथ, इसी नोट के साथ हम लोग समाप्त करना चाहेंगे और एक अपील जो रोजाना की तरह हम करते हैं कि हम अपने तमाम दर्शकों से ये अपील कि आपके स्क्रीन पर एक छोटा-सा क्यूआर कोड दिखाई देता होगा। यदि आपको लगता है कि इस तरह की निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता जिसमें बगैर किसी प्रेशर के हम आपकी बात रख पाते हैं और आपकी बात सुन पाते हैं, आपकी आलोचना भी और आपके सुझाव भी, यदि चाहते हैं कि इसको मजबूत रखा जाए तो आप अपना छोटा-सा भी योगदान चाहे तो आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से दे सकते हैं। आपका वो योगदान हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान होगा और इससे हमारी ये प्लेटफ़ॉर्म को मजबूती मिलने में भी बहुत सहायता मिलेगी। अन्यथा हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएँ ताकि कोई कार्यक्रम हो तो उसकी सूचना आप तक पहुँच जाए। ये भी आपकी तरफ से बहुत बड़ा सहयोग होगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं फिर एक दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद आप सबका।